में उभरे हैं बीजेपी के हार में। ये जो है एनालिसिस है और पहली बार जब विधानसभा पहुंचे हैं तो इनका गेटअप आप देख सकते हैं, नंगे पांव पहुंचे हैं। और देखिए इनका ये मानना है, स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि लोकतंत्र का ये मंदिर है कि जब आप मंदिर में जाते हैं तो नॉर्मली आप जूते जो है बाहर खोल कर जाते हैं। इनसे सीधे बातचीत करते हैं। जयराम जी फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए, काफ़ी जो है संघर्ष किया, आपका जो इमेज है वो फ्लेम पॉइंट फायर ब्रांड इस तरह का इमेज है, तो आज विधानसभा पहुँच के क्या लग रहा है? थोड़ा सा एकम्पलिश फील कर रहे हैं? जी बिल्कुल, यही विधानसभा यहाँ से 200 मीटर का दायरा है। आज से 1.5 साल पहले नियोजन नीति जब लागू, मैंने 60-40 का फॉर्मूला लागू हुआ था, तो उसके विरोध में युवाओं का एक आंदोलन हुआ था विधानसभा घेराव का। उस आंदोलन में हम भी आए थे। पुलिस प्रशासन के माध्यम से आंसू गैस, रबड़ का गोला छोड़ा गया था। हमारे कई साथियों को लहूलुहान किया गया था। मैं उस दिन एक काले टी शर्ट में था, उस टी शर्ट को एडीएम महोदय के द्वारा फाड़ दिया गया था जब हमें डिटेन कर रहे थे, पकड़ रहे थे। काफ़ी लाठियां बरसाई गई थी। और आज जब इसी सदन में आ रहे हैं तो एडीएम साहब भी बगल में वो सलामी ठोक रहे थे, तो अच्छा लगा कि यह लोकतंत्र की सुंदर तस्वीर है। में यही जो है जनप्रतिनिधि जो है उसका एक ताकत होता है। बिल्कुल, जनता के प्रतिनिधि हैं। जनता के प्रतिनिधि। ये बदलाव हुआ, ये साथियों को खोया और सभी को हम लोग मिस करते हैं। क्योंकि अवस्था है, अभी हम लोग भी युवा अवस्था में है, आयु उतनी परिपक्व नहीं हुई कि इन विषय को तुरंत भुला सके, तो लिहाजा स्वाभाविक है मिस करना और थोड़ा सा भावुक होना, दुख महसूस करना, ये चीज़ें हैं। आज जब अंदर प्रवेश कर रहे थे आप, मंदिर की तरफ मत्था टेक कर अंदर गए, क्या कुछ फील कर पा रहे थे आप? देखिए, एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी का एहसास फील कर रहे थे कि आज इस सदन में हमारी उपस्थिति इसीलिए हुई है कि उस जिम्मेवारी का जो बोझ दिया गया है उस पर उन चुनौतियों का सामना करते हुए कैसे आगे बढ़ रहा है, तो वो चीज़ें सारी फील हो रही थी। और भावनात्मक जुड़ाव लोगों से रहा है। उनकी भावनाएं सदैव रही कि जब हमारी सदन में उपस्थिति होगी तो हम प्रखर होकर उसी बेबाकी से अपनी बातों को रखेंगे जिस बेबाकी के लिए हम जाने जाते हैं। 1-1.5 साल पहले इसी विधानसभा के बाहर आप प्रोटेस्ट कर रहे थे, पुलिस आप पर लाठियां चला रही थी। जी यार, टी शर्ट को भी फाड़ दिया था, काले रंग की टी शर्ट थी। एडीएम साहब भी नहीं थे और वो भी आके बोले कि पहचाने कि हम बोले सर आपको कैसे भूल सकते हैं। हाँ, ये अच्छा, मतलब जो एडीएम आपका टी शर्ट फाड़े वही आज मिले, सैल्यूट किए। हाँ, तो स्वाभाविक, अब तो माननीय है तो करना तो अच्छा लगा जी, अच्छा लगा। तो क्या चाहते हैं अभी, चूंकि आपका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें नाजिर को कह रहे हैं कि पटक कर मारेंगे, तो लोग कह रहे हैं कि जयराम महतो जो हाथ में संविधान की कॉपी लेते हैं वो ऐसी भाषा कैसे बोल सकते हैं? देखिए, स्वाभाविक बात है कि अगर हम लोग 100 शब्दों को जब बोलते हैं तो एक शब्द आपका कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है। उसी प्रकार अगर हम लोग 90-100 जगह अच्छे से बात करते हैं तो एक जगह अगले के व्यवहार से ऐसा हो जाता है। शौक नहीं है हमें कि उस भाषा में बात करें, और बिल्कुल एक विधायक के रूप में तो चाहते ही नहीं कि इस भाषा में बात करें। लेकिन उनका ये कसूर था कि 3 बार हमारे नंबर को उठाया नहीं, हमने किसी और के नंबर से लगाया था, तुरंत उठा लिया। उसके बाद जो व्यक्ति है उनसे 10,000 रुपया उन्होंने पैसा लिया है और उनके काम को अभी तक किया नहीं है। तो स्वाभाविक अगर वो बाबू लोग ऐसा व्यवहार नहीं रखेंगे तो जरूरत नहीं हम लोग इन व्यवहारों की। शपथ लेने के बाद आपने मथुरा महतो, दीपिका पांडे और हेमंत सोरेन को पैर छूकर प्रणाम किया? हाँ जी, उससे पहले रामेश्वर उरांव जी को भी हमने पैर छूकर प्रणाम किया। वृद्ध व्यक्ति हैं, चंपई जी मिले, उनको भी हमने प्रणाम किया। और बाकी 2-3 वृद्ध नेता जो आगे बैठे थे, क्योंकि 81 के पास पहुँच पाना संभव नहीं है, जो आगे की फ्रंट लाइन पर थे, मैंने पाँव छूकर उन्हें प्रणाम किया। क्योंकि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा चलती रहेगी, विचारधाराओं में भिन्नता चलती रहेगी, लेकिन चूँकि अब इसी राज्य के वो अंग हैं, अभिभावक समान है, तो मैंने अपना कर्तव्य का वहाँ भी निर्वहन किया। बैठने की जो सीट है जो निर्धारित की गई है वो देखकर खुश है कि क्या लगा कि मौका मिलना चाहिए? थोड़ा सा आगे मिलना चाहिए, काफ़ी पीछे मिला है। तो खैर जो भी जहाँ भी मिलेगा, सीट पीछे है लेकिन आवाज़ सबसे आगे हमारी उठेगी। तो ये पहली बार जब विधानसभा पहुँचे, और इससे पहले एक लड़का स्कूल में जाकर पढ़ाता था, पढ़ाई करता था, जिला परिषद के लिए चुनाव की तैयारी कर रहे थे और अचानक से विधानसभा पहुँच गए। हाँ, ये तो कुछ चीज़ें ऐसी घटित हुई जिन पर लोग यकीन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे कारण यही है कि इस राज्य में जिन लोगों को जिम्मेवारी मिली थी उन्होंने अपनी जिम्मेवारी से हट के काम किया है। नहीं तो इतनी जल्दी किसी नई पॉलिटिकल पार्टी का ग्रोथ नहीं होता। ये खामियां पुराने राजनेताओं में है। बीजेपी और आजसू दोनों की समीक्षा में आप ही का जिक्र निकल कर आ रहा है कि JL-KM की वजह से हम लोगों का ये असर हुआ, जयराम महतो की वजह। यही तो
देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, जब आप समीक्षा में मेरा जिक्र कर रहे हैं तो काश आप चुनाव से पहले मेरा जिक्र कर ले होते हैं। और आप कुछ नहीं, मैं ही जो भाषण देता हूँ उन्हीं भाषण को बीजेपी अपने मंचों पे कह देते हैं। आपने उन ना भाषणों पे जिक्र किया ना उन विषयों पे जिक्र किया, तो उनकी हार का कारण अगर कोई समीक्षा करने जा रहा है तो हार का कारण वही है। अति आत्मविश्वास ही भारतीय जनता पार्टी को लगा कि एंटी कम्बेंसी है जेएम की, और वास्तविकता थी। अगर मुख्यमंत्री के साथ जेल प्रकरण नहीं होता तो शायद भारतीय जनता पार्टी बेहतर स्थिति में होती। पहली बात जो रखने का मौका मिले विधानसभा के अंदर, क्या रखना चाहेंगे? देखिए, युवाओं से संबंधित और पलायन प्रवासी मजदूरों से संबंधित इन विषयों पे हमारी पहली बात होगी। ठीक, थैंक लाल किला का मचान यानी उसका आशय है हाउस से, वो हाउस पार्लियामेंट का हो या असेंबली का हो, तो वहाँ भी जब हम जाएंगे तो हमें लगता है कि उसी आस्था के साथ हमें जाना चाहिए। बिल्कुल सर्वोच्च मंदिर है। आप ईश्वर के आगे माथा टेकते हैं तो आप यही रखते हैं कि हमें सुरक्षा मिले, हमें आपके संरक्षण में एक ताकत मिले, हमारी मांग पूरी हो। तो उसी प्रकार जब हम सदन में आते हैं तो हम भी आस्था रखते हैं कि यहाँ से जो कानून बनेंगे वो हमारे लिए सुरक्षित होंगे, वो हमें सुरक्षा प्रदान करेंगे और हमारी जो मांगे हैं वो यहाँ से परिपूर्ण होगा। ये एक चीज बताइए, काफी एनालिसिस हुआ आपके ऊपर, इमरजेंस ऑफ जेएलकेएम और ये कहा गया कि डिक्लाइन ऑफ एजेएसयू, एक स्ट्रॉन्ग जो है कहीं ना कहीं पिक्चर उभर कर आया है। बीजेपी के लिए वो बेनिफिशियल नहीं था, कहीं ना कहीं डेट्रीमेंटल था, डेंट लगा वहाँ। देखिए, अगर बाय द वे अब बीजेपी वाले ऐसा सोच रहे हैं, जो कि मुझे भी सुनने में आया, तमाम नेशनल न्यूज में भी हमारे चर्चे हुए हैं, तो हम चाहेंगे एक तरफ बीजेपी के कोई प्रखर वक्ता और एक तरफ हम उस इंटरव्यू में रहेंगे, हम क्लियर कर देंगे। जी, एक आखिरी सवाल कि जो है कहीं ना कहीं अब एक आपके साथ कंट्रोवर्सी भी जुड़ता जा रहा है कि ठीक है आपका स्टाइल तो बेबाक है, लेकिन जिस तरह से आप बोलते हैं, अधिकारियों को फटकार लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर किसी तरह का सवाल उठता है। 100 में एक के साथ अगर ऐसा व्यवहार होगा तो उसके लिए वो दोषी है। हम तो 90-99 को प्रणाम भी तो करते हैं, जोहार भी करते हैं, वह जमादार भी होते हैं तो हमको सलामी देना, बोले दादा ठीक से रहियो ना, कोई दिक्कत ना है, हम तो विधायक ने छोटे भाई लगियो, तो हम तो इस बोली में भी उनसे बात करते हैं। एक मामूली अगर चौकीदार भी हमसे कभी मिलता है, हमको सलामी देता है तो उसको हम गले लगते हैं, बोलते हैं नहीं आपका छोटा भाई है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर कैमरा नहीं चल रहा है तो इस प्रोटोकॉल को मत फॉलो कीजिए। कैमरा में चूंकि आपके माननीय है, लेकिन अगर कैमरा नहीं चल रहा है, लोगों की नजरें नहीं है, तो आप हमें अपना छोटा भाई बुलाए, तो मेरा तो ये भी व्यवहार है। आपका स्टाइल जो है बरकरार रहेगा, अगर कुछ अन्याय अन्याय होगा तो हम बोलेंगे। वहाँ अगर अन्याय होगा, गरीब जनता को सताया जाएगा, तो वहाँ स्वाभाविक एक मानवीय क्रिया है और प्लस 29 वर्ष की आयु है, युवा अवस्था है, तो एक क्रिया उत्पन्न होगी। उसके लिए हम भी खेद प्रकट करते हैं कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग ना हो, लेकिन हमारा व्यवहार सामने वाले के व्यवहार अधिकारियों में खौफ हो रहा है कि भाई अगर कुछ अन्याय होगा तो जयराम जो है वो आगे आएंगे। हाँ बिल्कुल, हम आगे आएंगे। और हम तो मान के आए हैं, हम तो आंदोलन के माध्यम से आए हैं, हम तो लाठियों चार्ज के और रबड़ गोले और आंसू गैस का सामना करके हम विधायक बनने हैं, तो शायद सी बात है हम बिना किसी गॉडफादर के इस पॉलिटिक्स में आए हैं, तो हम तो अपनी बेबाकी से जाने जाते हैं और जाने जाएंगे। हमें विधायक बनने से ज्यादा कहीं महत्वपूर्ण है जनता के अंदर के भय को समाप्त करना, वो हमारा लक्ष्य है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जयराम, साफ तौर से कहना है कि अगर जनता के साथ